देंगे। अब मैं इसके बाद हमारे जो मेहमान हैं आर्यनाथ जी, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उन्होंने अभी तक तो बहुत सारी बातें सुनी हैं, उसी के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनं ईतं बुद्धानुशासनं नहि वेरेण वेराणि अवैरेणञ्च सम्मते एष धम्मो सनातनो। विश्व शांति दूत शाक्य मुनि तथागत बुद्ध पवित्र सद्धम्म प्रचारक भिक्खू संघ विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या विचारांना आदर्शाला स्मरण करून आज जो काही कार्यक्रम ज्यांनी आयोजित केला, मी मराठीमध्ये बोलतो, माझं हिंदी काय बरोबर नाही आहे कारण मी महाराष्ट्रीयन आणि मराठीत बोलणारा माणूस आहे, तर मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना समजेल। आपको भी समझ में आएगा? तो आजचा जो कार्यक्रम आपण करत आहोत जमियत उलेमाए हिंद नाशिक आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे जे आयोजक आहेत मौलाना सलीम साहब, मौलाना मोती साहब, आपल्या दोघांच्या प्रती मी मंगलमैत्री भाव व्यक्त करतो। आमचे फादर आहेत, त्याच्या चर्चमध्ये मी एवढ्या वर्षातून मागे आलो आणि मोहिते सरांनीच मला आणलं होतं। मुस्लिम समाजाच्याच माध्यमातून पहिला प्रोग्राम तिथे झाला चर्चला आणि तो होता एकदार पार्टीचा। मला खूप बरं वाटलं। मी मोहिते सरांना बोललो, आमचे कृष्ण आहेत, त्यांनाही सांगितलं मला म्हटलं आज खूप बरं वाटलं की तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं। त्यानंतर मी त्यांना बोललो की नंतर पुढच्या वेळेला आम्ही आमच्या बुद्ध विहारामध्ये तुम्हाला बोलवू। बघा एक प्रसंग सांगतो की श्रीलंकेमध्ये आणि थायलंडमध्ये जे मुस्लिम आहेत त्यांना इतिहासासाठी तिथला मेन मोनोस्ट्री मोईन बुद्ध विहारामध्ये बोलवलं होतं। त्याची बातमी व्हिडिओ सगळ्या देशभरामध्ये व्हायरल झाले। मोहिते सरांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलं। आमचे महाराज आहेत त्र्यंबकचे, आपण आहात सर्वजण, मी नाव घेण्यात वेळ घालणार नाही, तोच वेळ मला पुढे मिळाला तर मला माझ्या भावना मांडता येतील। मोहिते सरांनी जे सांगितलं, मी मौलानाजींना काय म्हटलं की मला सगळ्यात शेवटी बोलायचं आहे, नाहीतर असाच नंबर आला असता। मला शेवटी यासाठी बोलायचं होतं की सगळ्यांचं म्हणणं काय आहे ते ऐकून मला जरा स्पष्ट मांडायचं होतं। मी सुरुवातीला एक गाथा म्हटली, नाही वेरेण वेराणि समन्नतिदं कुदाचनं अवैरेणञ्च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। याचा अर्थ काय आहे? हे पाली भाषेमधून मी बोललो, त्याचा मराठी अर्थ असा होतो, वैराने वैर कधीही शांत होत नाही, अवैराने प्रेम मैत्री आणि करुणेनेच त्या वैराला शांत करता येते आणि ही ताकद जर कोणात असेल तर ती ताकद माणसामध्ये आहे, दुसऱ्यांमध्ये नाही। आणि हे वचन आज आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचं आहे। गोरेसर संदेशजी, मी आता 15 दिवसापूर्वी माझ्या वाचनामध्ये एक विषय आला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीनंतर जेव्हा बाबासाहेबांना आताच 2-4 दिवसापूर्वी एक मंत्री म्हणाले की बाबासाहेबांना धर्मांतर करायचं नव्हतं पण त्यांना करावं लागलं, अभ्यास नाही, लोक काही बोलतात मूर्खासारखं, आणि 2-4 पुस्तकं वाचली की आता मोहिते सर म्हटले आम्ही बॅरिस्टरांच्या पलीकडे झालो आता, है ना। संविधान बदलण्याची जी भाषा करतात त्यांच्या बापाकडूनही ते शक्य नाही आहे, कारण ज्यांनी ते बनवलंय त्यांनी अशा काही तरतुदी करून ठेवलेल्या आहेत की तुम्ही त्यात काहीच करू शकत नाही। आणि म्हणून मी एक उदाहरण त्या दिवशी वाचलं, अक्षरशः मी भारावून गेलो की खरं काय, खरी गोष्ट आहे। मी जरी एखाद्या धर्माचं नेतृत्व करत असेल, तुम्ही एखाद्या धर्माचं नेतृत्व करत असाल, पण आतापर्यंत आम्ही जो धर्म बघितला
तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च, बुद्धविहार याच्यातच बघितला. याच्या बाहेर प्रॅक्टिकल धर्म हा आमच्या स्वतःमध्ये नाही आहे. म्हणून देशामध्ये ही जी काही उच्च नीचतेची भावना होते, जातीवाद होतो, संप्रदाय होतो, याला कारणच आहे की प्रॅक्टिकल मी स्वतः माणूस म्हणून अगोदर जर तयार झालो तरच मला दुसऱ्यांना सांगता येईल. मी एक उदाहरण असं देतोय आणि हे सत्य आहे, खोटं नाही आहे. म्हणजे 1957 सालची गोष्ट आहे. 56 ला बाबासाहेबांनी धर्मांतर केलं आणि 57 ला भिक्खू होते नंदवर्धन बोधी नावाचे नागपूरमध्ये. त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जोरात प्रचार आणि प्रसार करायला सुरुवात केली. ही बातमी देश विदेशात पसरली की बाबासाहेबांनी धर्मांतर केल्यानंतर कोणीतरी एक चिवरधारी भंतेची पूर्ण देशभरामध्ये काम करू लागला. त्याची नोंद जपानच्या लोकांनी घेतली आणि त्यांना तिथे बोलवलं. त्यांना भारतातून जपानला बोलवलं 57 मध्ये. ते भारतातून जपानला गेले. त्यांना एका ठिकाणी त्यांनी ठेवलं, एका विहारामध्ये. आता आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, आपण अभ्यास करतो, जपान एक असा देश आहे की त्या ठिकाणी वारंवार भूकंपाचे हादरे बसतात. त्यामुळे तिथली जी घरं आहेत ती पक्की बांधकामं नाही आहे, तर ती बांबूमध्ये तयार झालेली घरं आहेत. आणि त्या ठिकाणी ज्या विहारात त्यांना ठेवलं तेही विहार बांबूचंच होतं. आम्ही कुठे अडकलो एवढंच मला सांगायचं आहे. ते विहार बांबूचं होतं, लकडी का पुरा. तर त्या विहारामध्ये त्यांना ठेवलं आणि थंडीचे दिवस होते आणि बर्फ पडत होता. अशा वेळेला आपल्याला काय पाहिजे? ऊर्जा पाहिजे, गरमी पाहिजे. आपण दिवसभर एसी मध्ये बसू शकत नाही है ना. पण तिथे त्यांना अशा ठिकाणी ठेवलं विहारामध्ये. आणि भंतेजी म्हटल्यानंतर आम्ही संन्यासी लोक असतो. महाराजांनी सांगितलं की मी साधू आहे, संन्यासी आहे, गरीब आहे. आपण गरीब नाही. या जगात सर्वात श्रीमंत असेल कोण तर आम्ही आहोत. कारण आम्ही जे समाजासाठी दिलेलं आहे ते कोणीही देऊ शकत नाही, एवढे श्रीमंत आम्ही आहे. तुम्ही संपत्ती देऊ शकता पण त्याग देऊ शकता का? समर्पण देऊ शकता का? घरदार, परिवार, संसार सोडू शकता का? ते सर्व सोडून आम्ही तुमच्यासाठी काम करतो. म्हणजे आम्ही या देशातल्या सर्वात श्रीमंत लोक आम्ही आहोत, गरीब नाही. आजपासून महाराज आपण गरीब म्हणायचंच नाही, आपण खूप श्रीमंत आहोत. आपली मनाची श्रीमंती इतकी मोठी आहे की हे सगळे गरीब आहेत आपल्यासमोर बसते. यांच्याकडे पैसा असेल, संपत्ती असेल, सगळं आहे, पण यांच्याकडे सुख नाही आहे. ते सुख आपण यांना देतो म्हणजे आपण किती मोठे श्रीमंत आहोत. आणि म्हणून बघा, ज्या विहारामध्ये त्याला थोडं म्हणते सर, ते विहार बांबूचं होतं, सगळ्या वस्तू बांबूच्या होत्या. आणि महत्वाचं म्हणजे तिथली जी बुद्ध मूर्ती होती ती सुद्धा बांबूची होती. बुद्धाची मूर्ती बांबूची होती. थंडी खूप वाढली. रात्रीचा 1-1:30 वाजला. आपला तर जीव वाचला पाहिजे, प्रत्येकाला वाटतं. तो कोणी असो, हिंदू असो, मुस्लिम असो, बौद्ध असो, शीख असो, पारसी असो, जैन असो, कोणी असो, माझा जीव वाचला पाहिजे ही माझी भावना. त्यावेळेला व्यक्ती जात पात धर्म सर्व विसरून जातो. कोविडच्या काळामध्ये आपण बघितलंय, हे सत्य आहे. एक मुस्लिम असेल तर त्याने हिंदूला मदत केली, एक हिंदू असेल तो जैनांसाठी धावला, एक जैन असेल तो ख्रिश्चनांसाठी धावला, तो ख्रिश्चन असेल तो ईसांसाठी धावला. प्रत्येकाने प्रत्येकासाठी काय केलं? मैत्री. तिथे मैत्री जागृत झाली म्हणून हे सगळं कार्य झालं. तर काय झालं बघा, ती मूर्ती बांबूची होती. भंतेजी विहारात एकटेच होते. प्रश्न पडला, आता थंडीपासून मला ऊर्जा मिळवण्यासाठी मला काय पाहिजे? अग्नी पाहिजे, सेक पाहिजे, माझ्या बॉडीला टेम्परेचर पाहिजे, एक ऊर्जा पाहिजे. मग काय करावं? जाळण्यासाठी काहीच नव्हतं. जाळण्यासाठी जलाने के कुछ भी नहीं था. उन्होंने बहुत सोच कर ये सोचा कि अभी मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे ये मूर्ति को जलाना होगा. अगर मुझे जिंदा रहना है तो ये मूर्ति को जलाना होगा. उन्होंने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, वो मूर्ति उठाई, उसके टुकड़े टुकड़े किए और वो जलानी शुरू की. आता एका धर्मगुरूने धर्माच्या महान आदर्शाचं मूर्ती तोडणे म्हणजे समाजाचा सर्वात मोठा अपमान आपण समजतो, है ना. हा खूप मोठा अपमान आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लोक आले, त्यांना ते कळालं. लोक खूप चिडले. काही लोक त्याच्यावर धावून गेले की तुम्ही धर्मगुरू असून तुम्ही एवढं विचित्र काम केलं. मग हा प्रश्न राजाकडे घेऊन गेले. भंतेजीला राजाकडे घेऊन गेले. राजाने सगळ्या प्रजेची बाजू ऐकली आणि मग जो गुन्हेगार आहे भंतेजी त्यांना सांगितलं की तुम्ही तुमची बाजू स्पष्ट करा. तेव्हा त्यांनी त्यांची बाजू स्पष्ट जेव्हा केली त्या ऐकून म्हणून मी भारावून गेलो की खरोखर हे सत्य आहे. आज आम्ही जे करत आहोत हे सगळं सोंग आणि ढोंग आहे.
सत्यता प्रॅक्टिकल आपल्याकडे नाही आहे म्हणून आपण मागे आहोत. त्यांनी प्रॅक्टिकल उदाहरण सांगताना त्या राजाला सांगितलं की राजन, तुमच्या देशामध्ये ज्या व्यवहारात मी आलो ते बांबूचा आहे म्हणे. हो. तुमच्या देशात बर्फ पडतो, तुम्ही अंगावर धुण्यासाठी खूप गरम कपडे वापरता. मी संन्यासी आहे, माझ्याकडे या वस्त्राव्यतिरिक्त काहीच नव्हतं. याच्यामध्ये लपटून लपटून सुद्धा मी माझा जीव वाचवू शकत नव्हतो, माझ्याकडे पर्याय नव्हता. आणि ही जी मूर्ती बसलेली होती ती कशापासून तयार झाली? बांबूपासून. म्हणजे अनेक मूर्त्या असतात, काही धातूपासून होतात, काही तांब्या पितळापासून होतात, काही लोहापासून होतात, काही वेगवेगळ्या याच्यापासून होतात. त्या मूर्त्या कोण बनवतो? माणूस बनवतो. कशासाठी बनवतो? फक्त आदर्श रूप म्हणून. मूर्तीमध्ये काहीही ठेवलेलं नाही आहे. पण आम्ही आता मूर्त्यांमध्ये, देवळामध्ये, मंदिरांमध्ये, दगडामध्ये आम्ही देव शोधू लागलो. तो देव दगडात नाही आहे, तो तुमच्यात आहे. असं स्पष्ट करून सांगितलं कि जो मूर्ति मैंने तोड़ी है वो बांबू की लकड़ी की बनी है, और लकड़ी को जो काटा है वो सुतार ने काटा है, बनाने वाले ने काटा है, उसने उसको आकार दिया है. लेकिन मैं एक जिंदा आदमी हूं. काय म्हणते? मी एक जिवंत माणूस आहे. जर या थंडीच्या, या बर्फाच्या आकांताला जर मी मरण पावलो असतो तर मी निघून गेलो असतो. आणि मला जिवंत राहायचं होतं, कारण मला एक कळालेलं आहे, या बांबूमध्ये बुद्ध नाही. काय म्हणते? या बांबूमध्ये बुद्ध नाही. बुद्ध माझ्या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये आहे. आणि तो बुद्ध मी हजारो लोकांना सांगणार आहे. बांबूचा बुद्ध बोलणारा नाही, रेतीचा बुद्ध बोलणारा नाही, मातीचा बुद्ध बोलणारा नाही, तर प्रत्यक्षदर्शी माणूस म्हणून मी बोलणार आहे. आणि मी बुद्धाचा, धर्माचा, संघाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम करतो. दगडात, देवळात, मंदिरात, चर्च, बुद्ध विहार कुठेही बुद्ध नाही. अपना अंतकरण अगर अच्छा है, शुद्ध है, अपने अंदर मैत्री है, करुणा है, दया की भावना है, प्रेम, भाईचारा है, हम लोग आज तक यही करते हैं. हर एक सभा में जाते, माइक लेते, बोलते और निकल जाते. पण मी एक जरी बौद्ध धर्माचं नेतृत्व करत असलो तर भगवान तथागतांनी समानता आणि मानवता शिकवलेली आहे. भगवान बुद्ध म्हणतात मानवता हाच एकमेव धर्म आहे. परंतु आज मगाशी आमच्या सिख बंधूंनी सांगितलं की खून अगर देखा जाए तो एक ही मिलता है ना. खून हमारा एक ही है, लेकिन इस खून के अंदर जो वायरस है ना वो अलग अलग है. वो वायरस हमें निकालना होगा और खून साफ करना होगा, तभी इस देश में शांति, समानता, मानवता ये जीवित रहेगी. और मैं ये चाहता हूं हम सब जो आज यहाँ पर बैठे हैं, हम एक दिन बैठ करके नहीं होगा. हमें मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, बुद्ध विहारों में, हर एक जगह बैठ करके जो हमारे पास आते हैं ना लोग, पहले उनको हमारा काम है मानव बनाना. बाद में हमें सिखाना है धर्म, पहले आपको बनना है मानव. यही एक सिद्धांत है. आज आपने मुझे बुलाया सलीम जी, मुफ्ती जी, मैं आपका तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप सभी ने मुझे समय देकर सुना है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, वेळ खूप झाला. महाराजांची, आपण फादरची वाट बघत बघत जवळजवळ आपण एक तास बसलो. त्यांचाही प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्या अडचणीत हरकत नाही, पण आम्ही सर्वजण आलो. तर मला एकच असं वाटतं जाता जाता की आपण एक दिवस बसून, एक दिवस चर्चा करून काहीही अर्थ नाही आहे. तुमच्या मस्जिदमध्ये मला बोलवा, तुमच्या चर्चमध्ये मला बोलवा, तुमच्या मंदिरात मला बोलवा, तुमच्या गुरुद्वारात मला बोलवा. मी पण तुम्हाला प्रत्येकाला माझ्या कार्यक्रमात बोलवेन. आणि तिथे जेव्हा आपण एकमेकाच्या हातात घेऊन सांगू की आम्ही मानव आहोत, आम्ही एकनिष्ठ आहोत, आम्ही देशासाठी अवघड जगू, आणि नंतर आम्ही समाजाचा विचार करू, हा सद्भावनेचा विचार जेव्हा आपण देऊ ना, तेव्हा मला असं वाटते की हे कार्यक्रम हॉलमध्ये न घेता आपल्याला मोठा सभा घ्यावे लागतील, हजारो लाखो लोक येतील आणि ते परिवर्तित झाल्याशिवाय राहणार नाही. तर धन्यवाद मौलानाजी, आपण मला संधी दिली. आणि या ठिकाणी माझ्या बोलण्यामुळे मन तर दुखावलं नसेल, फक्त थोडंसं विचार करायला लागले असतील तर विचार करा, आणि विचार करून प्रॅक्टिकल आणायचा सर्वांनी प्रयत्न करा. मीही प्रयत्न करतो. तुम्ही सांगा मोहितजी, कधी आपण एक सगळ्यांना आपण बोलवायचं, आपण ठरवूया. 26 नोव्हेंबरला मी धम्म परिषदेचं आयोजन केलंय. त्या धम्म परिषदेवर हा मेसेज देण्याचा मी प्रयत्न करतो. 26 नोव्हेंबरला सगळ्यांनी वेळ करा. मी मोहितजींवरती जबाबदारी सोपवेल, ते आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतील, आणि भव्य दिव्य प्रमाणामध्ये हा जातीय सलोख्याचा संदेश,
हा आपण जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करू, एवढाच मी या प्रसंगी उद्देश माझा बोलून मी थांबतो. सर्वांचा मंगल हो. भगवतु सर्व मंगल. बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपनी अपनी राय पेश की है. पंत साहब ने जो बात पेश की है कि ऐसा प्रोग्राम हमारा हॉल में नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में मैं कहता हूं कि ये तो हमारा पहली मर्तबा मिलना था, तो हम लोग यहाँ एक मीटिंग के तौर पर मिले, लेकिन अगली जो भी मीटिंग हमारी होना चाहिए मस्जिद, मंदिर, चर्च में ही होना चाहिए. इसमें जी तभी तो सद्भावना हमको नजर आएगी उसमें. तो बदल बदल कर हर जगह हमको इस तरह से करना चाहिए. दूसरी बात ये है कि सिर्फ माइक पर आ गए, बोल दिए, बात खत्म, उसके बाद सब अपने अपने उसमें लग गए. ये भी एक चीज जो है कब तक चलेगी? ऐसे कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं ना. हम लोग तो कई मंच पर कई मर्तबा हम लोग जमा हुए, लेकिन सिर्फ बोल दिए, खत्म हो गई बात. तो किरण सर ने जो बात कही है ना कि हमको जरा सा मिलना होगा और कल्चर में थोड़ा सा हम अपने अपने कल्चर में रहे, जहाँ जो जिस इसमें है रहे, लेकिन हमको जो है थोड़ा सा तब्दीली लाना होगा और इसमें भी हमको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी. अभी आपने जो बंदर वाली मिसाल दी ना, अगर हम ये कर रहे हैं ना, तो मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारे अपने लोग जो है वो भी हमारी टांग खींचेंगे छठे और सातवें बंदर की तरह से कि आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं. ये होगा, लेकिन हमको डरना नहीं है किसी से भी, हमको आगे बढ़ करके काम करना है. दूसरी बात ये कि हमको सिर्फ जो है वो बैठ के बातचीत करने से सिर्फ मसला हल नहीं होगा. हमको अपनी आवाम को भी साथ में लाना होगा. हमको अपने लोगों को सबको हर जगह साथ में ले करके हमको इस तरह के कार्यक्रम करके उनको समझाना होगा, उन तक बातों को पहुंचाना होगा, तब कहीं जा करके ये काम होगा, है ना. और जो सद्भावना की बात किरण सर ने कही थी कि माफी चाहते हुए उन्होंने कही थी, हम भी माफी चाहते हैं कि हमने अपने आप को इतना महदूद कर रखा था, इतना लिमिटेड हमने कर रखा था कि हम लोग जो इस तरह से कर नहीं पाए, और उसका एहसास हमको आज हुआ है. तो आज हमने ये कोशिश की कि सब एकजुट हो जाए. अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है. जब तक हम लोग कर रहे थे अपने अपने तौर पर कर रहे थे, सभी सद्भावना का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन आज सब लकड़ियां एक साथ जमा हो जाए तो फिर इसमें बहुत ज्यादा ठोस और मजबूती पैदा हो जाती है. तो इसलिए आज से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आज का बैठना हमारा ये आखिरी बैठना ना हो, बल्कि हम इस तरह से बार बार मीटिंग लेते रहे, बैठते रहे और आगे के लिए कुछ ना कुछ काम हम करते रहे. जैसा कि ज्ञानी जी ने कहा कि हमारी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई है, तो ये फ्रेंडशिप हमारे दरमियान नहीं बल्कि हम सब के दरमियान होना चाहिए. हम सबकी फ्रेंडशिप इतनी खुलकर होना चाहिए. आज बहुत ज्यादा हम लोग एहतराम के साथ में, है ना, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इतनी फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए कि खुलकर हम बात कर सके, खुलकर हर बात को हम पेश कर सके. इस तरह से हमको कोशिश करना चाहिए. आखिरी बात यह है कि सद्भावना मंच जमीयत उलमा की तरफ से एक काम ये आया है कि 29 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को जो है पूरे देश के अंदर एक साथ हर जगह हर शहर में जो है सद्भावना के प्रोग्राम किए जा रहे हैं. तो एक साथ होना चाहिए. हमारा नासिक जो है हम लोग बहुत पीछे पीछे चलते हैं. आप लोग भी सुन रहे होंगे कि अब तक के कुछ नजर नहीं आए, आप दिख रहे, तो ये हम लोग बहुत पीछे पीछे चलते हैं, हम लोग ज्यादा आगे आते नहीं हैं. तो अभी हमको मिलजुल करके इस तरह का 28 अक्टूबर को एक कार्यक्रम करना है, जिसमें हम अपने लोगों को, आवाम को भी साथ में लेकर के कुछ जो है इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे. जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी ऐलान किया कि 28 अक्टूबर को पूरे मुल्क के अंदर सद्भावना संसद के उन्वान के ऊपर प्रोग्राम होगा, तो हम सबको इसकी फिक्र करना है, मिलजुल कर उसकी मेहनत करना रहेगी. आखिर में मैं चंद मिनट तो आपका लूंगा और चंद बातें जो इस मंच के जरिए से चाही जा रही है, प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर जो हमें करना है, मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा. सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जमीन दो तरह की होती है. एक जमीन बिल्कुल बंजर होती है, कितने भी मेहनत करो तो उसमें कुछ खेती नहीं होती है, और एक खेती होती है कि थोड़ी मेहनत करो बहुत, उसके अंदर पैदावार पैदा होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का, अल्लाह का, खुदा का बहुत शुक्र कि हमारे मुल्क की जो मिट्टी है वो बहुत सरखेज है, यह बहुत ज्यादा यहाँ पैदावार होती है. तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एक शायर ने कहा है, थोड़ी नम हो तो बड़ी जरखेज है साथी. मिट्टी अगर जरखेज हो, पैदावार वाली, तो थोड़ा सी पानी उसके लिए काफी हो जाता है. तो हम उम्मीद रखते हैं कि हम सब मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो ये चीजें हमारी नजरों के सामने आएगी. हमारा मुल्क बहुत सारी नेमतें हैं. हमारे मुल्क के अंदर एक बात खास ये है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी रहने वाले हैं, सबसे बड़ी नेमत उनके लिए यहाँ के रहने वाले हैं
कि उनके दिलों के अंदर प्यार है, मोहब्बत है, वसीय नजरी है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये हर चीज हर जगह हमें ये नजर आएगी। तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह से और खुदा से, ईश्वर से उम्मीद रखना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो हमको उसका समरा नतीजा और उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। इसलिए सद्भावना मंच कायम किए जा रहे हैं और उसके उन्वान के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा है। तो इस मंच के जरिए से चंद चीजें हमें मेहनत करनी है, जो जमीयत उलमा की जो कारकुन जिम्मेदारान ने कहा है कि इस मंच के जरिए से अपने अपने इलाके के अंदर हमें सद्भावना संसद के प्रोग्राम मुनाकिद करना है। तो ये साल भर होता रहेगा, मुल्क में हर जगह हो रहा है। तो नासिक में भी हमें सद्भावना संसद प्रोग्राम इसको मुनाकिद करना है, आयोजन करना है। इसी तरह मिलजुल कर इसकी भी कोशिश करना है कि मानवता का रिस्पेक्ट हो, इंसानियत का एहतराम हो और मानवता का संदेश, इसका जज्बा हमारे दिलों के अंदर पैदा हो। ये असल चीज है। जब तक इंसान का और मानव का एहतराम हमारे दिल में पैदा नहीं होगा तो इसको मजबूत करने के लिए भी हमें मेहनत करनी है। अब किस तरह मेहनत करनी है ये हम सोचेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे तो ये चीज पैदा हो सकती है। इसी तरह हम चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस सियासी पार्टी के हो, लेकिन हमें एक मेहनत ये करनी है कि हमें हर हाल में अपने मुल्क के अंदर अमन और एकता को कायम रखना होगा और उसके लिए एकजुट होना होगा। अगर मिलजुल कर ये काम करेंगे तो ये चीज बहुत अच्छी से काबू में आ सकती है। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, सद्भावना यात्रा भी निकालना है, जमीयत उलमा जो सद्भावना मंच कायम कर रही है, इसके जरिए से बहुत सारे हमें काम करना होंगे। इसलिए तो अभी शुरुआत है, अभी हमें जमीन के ऊपर उतर कर बहुत सारे काम करना होंगे। उसके लिए सबसे पहले जो प्रोग्राम हुआ है 28 अक्टूबर को, उस ध्यान से हमारे जहन में रहे। इसके लिए हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, ग्रुप के जरिए से हम बहुत सारी चर्चा भी करेंगे और उस ताल्लुक से मेहनत का एक खाका भी बनाएंगे और मेहनत भी करेंगे। तो हमें लगता है कि हमारे नासिक के अंदर ये बहुत अच्छे पैमाने पर होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा और बहुत फायदा भी होगा। तो आखिर में मैं यही तमाम जो हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने इतनी जिद्दोजहद करके और कोशिश करके यहाँ आए और अपनी मसरूफियत के बावजूद, मशगूलियत के बावजूद उन्होंने सफ़र किया और अपना कीमती वक्त दिया, बहुत ही दिल से मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और तो आखिर में एक राय यही आ गई कि जो प्रोग्राम होगा सद्भावना संसद के उन्वान के ऊपर, तो मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि कहाँ प्रोग्राम होना चाहिए, किस अंदाज से होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। किरण सर कैसे होना चाहिए? ये माइक तुरंत तो सुझाव नहीं है, लेकिन अपनी जैसे कि आपने कहा कि नासिक में हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, वैसे हमने कुछ चीज़ें शुरू भी की है। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग है ना ज़्यादा यूथ स्टूडेंट पर ध्यान दें। अभी हमारे दिमाग पूरे तैयार हो गए, इसको बदलना, जैसे कि हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या बोलते हैं कि 15 साल के बाद आपका दिमाग बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार हम लोग उसी चीज पर अगर काम करेंगे कि जिस धरती पर कुछ दूसरा उगने वाला नहीं है तो वहां पर कुछ बो के फायदा नहीं है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें नासिक में कि नौजवान और जो स्टूडेंट हैं इनको लेकर हम लोग किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, इनको शामिल करके कैसे कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ग्राफ है ना बदलता नहीं। हम नासिक में मैं 30 साल से सोशल वर्क में हूँ, वही लोग होते हैं, वही बातें करते हैं, हर जगह जाओ वही होते हैं, नया कुछ बदलता नहीं है, चेंज आता नहीं है। आप सभी का भी वही अनुभव होगा कि घूम घूम के वही लोग होते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन उस चीज पे होना चाहिए कि हमारे बाद आने वाली जो नस्ल है ना उनको हम तैयार करें, ताकि हमारा मैसेज ये चेंज जो सिस्टम है इससे बरकरार रहे। तो स्टूडेंट को लेकर हम लोग कुछ डिजाइन कर सकते हैं क्या, इस बारे में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जिसमें चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, 9th क्लास से लेकर आगे, तो इनको लेकर कुछ प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर सकते हैं क्या, ये सवाल है। दूसरी चीज है कि जब तक हम खुद तैयार नहीं हो रहे तब तक मैदान में जाना भी ठीक नहीं है। तो अभी थोड़ा सा अंदर ही इसमें हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, है ना।
तो फिर मिट्टी में जाके हम लोग खेल सकते हैं कि जो करना है। तो अभी शुरुआती दौर है, नया नया ही हमारा मंच बना है। तो किसी सभागृह में, बड़े किसी हॉल में, जैसे कि कहा कि आज मैं हूं तो मेरे पीछे अगर 100 लोग हैं तो मैं उनको कैसे शामिल कर सकता हूं, और उनकी ये सोच कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो धीरे धीरे फिर हम लोग माइक्रो लेवल पे भी धीरे धीरे नासिक में जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो 28 को कि एक सभागृह में किसी बड़े तौर पे, आज हम लोग यहाँ पे 30-40 लोग हैं, तो वहाँ 500 लोग कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। जोगिंदर जी, 28 तारीख के प्रोग्राम के ताल्लुक से कि किस इलाके में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वक्त क्या होना चाहिए, एक 5 मिनट में अपनी बात करके ख़त्म करते हैं। फिर जैसे सर जी ने बताया है, इनका 30 साल से बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस है। हमारा तो 30 साल से क्या, हमारी तो एज अभी 33 है। और इनका ये जो बोल रहे हैं वो मेरे को ठीक लग रहा है कि मेरे को भी अभी काफ़ी चेहरे यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको मैं काफ़ी प्रोग्रामों में देख चुका हूँ, आप मेरे को भी देख चुके हो। वही बातें करते हैं, दोबारा वही रिपीट होता रहता है। ग्राउंड लेवल पर क्या कम करना चाहिए, और उसके लिए सर जी बोल रहे हैं कि उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि हमें नए आदमियों को, नए इंसानों को शामिल करना जरूरी है कि उनको कैसे लेके ग्राउंड लेवल पे जाके हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर उनके सामने हम 4-5 आदमी आते हैं, स्पीच करके चले जाते हैं, उसका कोई मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो फिर ही कुछ बड़ा काम कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। मैं आपके शब्द हैं जो उन पे बिल्कुल फूल चढ़ाता हूँ मैं, और मैं एग्री हूँ कि और सभी आदमियों को ऐसे ही इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने, जैसे कोई भी रिलेटिव आदमी है, कोई 10, 5, 15, 100 जितना भी आदमी इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके और उनको लेके आए और एक दूसरे की बात सुने। जैसे एक दूसरे के साथ वो सर जी आप बोल रहे थे, वो मेरे मन में भी बात आई कि अगर यहाँ से बाहर जाके कोई एक दूसरे के साथ बात करता, अगर बात करेगा वही अपना पैमाना लेके करेगा कि मैं बड़ी जात का हूँ, ये छोटी जात का है। ये जात पात का सिस्टम खत्म होना चाहिए, उसमें वो बात नहीं होनी चाहिए। वही बात आ जाती है, सर जी ने बोला मेरे को कुछ शब्द जो मराठी के समझ में आए, मेरे को मतलब समझ में नहीं आता कि सबसे पहले तो यार इंसान है और जात पात का कुछ नहीं है। कुछ नहीं पूछना चाहिए किसकी क्या जात है क्या नहीं है, उस चीज़ पे बात करना चाहिए। बड़े के साथ भी मिलो और छोटे के साथ भी मिलो, छोटे को साथ लेके चलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर जी। I also agree with what Kiran Mohiते has said कि आपण म्हणजे ना एकच कार्यक्रम घ्यायचा, but what strategy which I am following now, होली क्रॉस में जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ वो ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, मगर if we see the history, 500 लोग आए, 1000 लोग आए, 1 लाख आए, you cannot change the thought, you can एक्टिवेट देयर इमोशंस। उनके भावनाओं को आप स्पर्श कर सकते हैं मगर उनके विचारों को नहीं। अगर विचार नहीं बदले तो फिर कुछ फायदा नहीं। 1 लाख को कितना भी खाना दो, कितना भी उनको सेमिनार में बुला दो, कुछ नहीं होने वाला। व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो इन होली क्रॉस इज एवरी मंथ 20 लोग 25 लोग, उनकी चर्चा, उनको एक थॉट देंगे, उनकी चर्चा लेंगे, उनको बोलने के लिए बोलने वाले हैं। या तो फिर मतलब 2 स्तर पर है, ग्रास रूट लेवल पे एंड देन इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इंटेलेक्चुअल वेयर वी विल कम टुगेदर, बट एट द सेम टाइम आई वांट दोज म्युनिसिपैलिटी स्वीपर्स जो आज भी आ रहे हैं होली क्रॉस के बेसमेंट में रुकते हैं, उनको बुलाना है, उनको 20 लोगों को बुलाना है, उनके साथ बातचीत करनी है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको बुलाना है, ट्रैफिक पुलिस है उनको बुलाना है। सो ग्रास रूट लेवल पे जो शिक्षक है, टीचर्स है, प्रोफेसर तो बुलाएंगे, वो एक माध्यम होगा, मगर जो ग्रास रूट लेवल पे टीचर्स है जो 1000 रुपए कमा रहे हैं आज, मगर उनको बुलाना है, उनको फेस देना है, उनको थॉट। वहां पर अगर हम थॉट
अगर चेंज करने में कामयाब हो गए ना तो ही ये देश का ज़्यादा भला है। इमोशंस तो कुछ भी कोई भी इतना बड़ा बड़ा उधर हम लोग मिसा जब होती है, प्रार्थना होती है, हर रविवार को 200 लोग हैं, 300 लोग हैं एक टाइम में और शाम में। सो ऑलमोस्ट 500 पीपल एवरी संडे हमको मिलते हैं, ऑडियंस मिलते हैं, मगर थॉट तो बदला नहीं है। थॉट तो वही है, कितने सालों से ये मिसा हो रही है, कितने सालों से ये सब हो रहे हैं, भावनाएं बदलती है। यू से समथिंग एंड देन दे आर फिल्ड विद इमोशंस कि हाँ ये करना है वो करना है, घर में आने के बाद सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। थॉट चेंज हो गया तो कुछ चेंज कर सकते। तो फर्स्ट प्रोग्राम कैन बी लाइक दिस, पहला प्रोग्राम हम लोग साथ में मिलके बड़ी संख्या में कर सकते हैं, मगर ऐसा स्ट्रैटेजी बनना चाहिए कि हर एक गुरुद्वारा में हर महीने 20 लोग, मस्जिद में हर महीने 20 लोग, चर्च में अपना बुद्धाश्रम में 20 लोग, हर महीने अगर 20-20 करके, अगर हमारे मुल्क में नासिक में ऐसे 20-20 करके अगर 500 हो रहे हैं तो 500 एक साथ लाने की क्या जरूरत है। वहाँ पर थॉट प्रोसेस चेंज करना ज़्यादा इजी होगा वो 20 लोगों के साथ इंस्टेड ऑफ 500 पीपल। सो दैट इज माई स्ट्रैटेजी विच वी आर फॉलोइंग। दिसंबर से हम लोग शुरू करने वाले, तो आई प्रपोज दैट हम लोग भी ऐसे कुछ करें जो ग्रास रूट लेवल पे हो। और देन ब्रांड, व्हाट इज चेंजिंग इंडिया, मीडिया। मीडिया में हर बार अगर दिखा दे कि डेवलपमेंट करके इसका भला है, भारत का भला है, तो वही हिसाब से हमारा क्या ब्रांड होगा जो प्रोजेक्ट करके हमारे जो ड्रेस कोड्स है उसको प्रोजेक्ट करके हर बार, अरे हर बार ये लोग दिख रहे हैं मगर वो अलग अलग है फिर भी एक साथ आ रहे हैं, हर बार उसको बॉम्बार्डिंग करना पड़ेगा मीडिया थ्रू, देन ओनली दे विल थिंक अरे इफ दे कैन कम टुगेदर वी कैन आल्सो कम टुगेदर। बहुत सारी राय आ रही है तो वक्त तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बात ये समझ में आई है कि ये जो प्रोग्राम सद्भावना मंच के प्लेटफॉर्म से जो प्रोग्राम, जो धर्मगुरु जो बड़े लोग हैं वो बहुत सोच विचार के कुछ प्रोग्राम पेश करते हैं, तो पूरे मुल्क के अंदर जब वो 28 अक्टूबर को एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और वो सिलसिला जारी कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले उसको यश करना चाहिए और उसके लिए मेहनत करना चाहिए। और विजय फादर साहब, किरण मुफ्ती सर और जगविंदर जी जो कह रहे हैं, एक बात ये तो समझने की है, जब हम अभी शुरुआत किए तो इतने सारे लोग जमा हो गए। दूसरी बात ये कि इसी तरह हम ऐसा ना हो कि अभी एक मरतबा पंथी जी के पास गए थे, विजय फादर साहब के पास गए थे, जगविंदर जी साहब के पास गए थे, ऐसा नहीं, बल्कि हमारा सिलसिला बढ़ते रहेगा। हमारे नासिक में जितने भी गुरुद्वारा है, जितने भी चर्च है, बौद्ध विहार है, जितने भी मस्जिद है, ये सिलसिले को हम बढ़ाते हुए हर एक से मिलजुल कर ये सिलसिला रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ाते रहेंगे। और हर महीने कुछ हम ऐसा वक्त तय करके हर जगह हम जाए और उनको हम अपना उद्देश्य बताएं कि हमें ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि वही चेहरे नजर आते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत के रूप को बदलेंगे तो हमें नजर आएगा। जैसे ही कह रहे हैं कि एक दफा चर्चों में चले गए तो 20 लोग, ऐसे 500 लोग हो जाएंगे, तो हमें वो भी मेहनत करनी है, जमीनी मेहनत, ये ज्यादा फायदेमंद होती है। और एक उमूमी फंक्शन भी और प्रोग्राम भी करते रहेंगे तो हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि बहुत ही सिलसिला बढ़ेगा और ये काफिला बहुत दूर तक जाएगा, तो हम इसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सब। तो अभी ऐलान करते हैं कि हमारा प्रोग्राम हम खत्म करते हैं, कुछ बात करते हैं। फादर ने जो बात बताई है बहुत ज़रूरी है, इस तरतीब पे ही काम होना चाहिए। हर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, हर जगह पर इस तरह से स्टूडेंट्स को बिठा करके उनकी जहनसाजी होना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम ऐसा आप लोग तरतीब देवे के स्टूडेंट्स ही, यूथ ही आवे उसमें, और हर धर्म से 30-40 लोग आवे ऐसा, और सब एक साथ आए ऐसा। मस्जिद में भी कर रहे, मंदिर में भी कर रहे, तो सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं बल्कि सब मिक्स में आवे। जैसे अभी हम लोग सब मिलकर बैठे तो बहुत कुछ हमारे दिलों में मोहब्बत बढ़ी है, जहन साफ हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हमें आज सीखने मिली है। ऐसे अगर स्टूडेंट्स भी सब मिलकर एक साथ में जमा होंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जैसा ये कह रहे हैं कि मस्जिद मंदिर वगैरह में होना चाहिए, मेरी ये राय है कि महेश भवन में जिस तरह से पहले किए थे तो उस तरह से हर रिलीजियस के 30-40 नौजवानों को जमा करके प्रोग्राम 28 को कर लिया जाए, मेरी राय है।
मी सजेशन देतो इथे सद्भावना मंचाचं मनापासून स्वागत करतो, कारण हा आजचा दिवस आहे ना अब्दुल कलाम यांचा वाढदिवस आहे आणि त्याच्यापासून आपण सुरुवात करतोय तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर सगळ्यांचं धर्मगुरूंचं सजेशन आहे उद्यापासून काय करायचं. मी आपणा सगळ्यांना विनंती करतो आत्तापासून आपण काय करू शकतो. तर मला असं वाटतं आत्तापासून आपण व्हॉट्सअपला येणारे मेसेज चेक केल्याशिवाय फॉरवर्ड करू नका. मेसेज हे द्वेष पसरवतात आणि सगळ्यात जास्त द्वेष आत्ता त्याच्यात UP-मध्ये काय झालं मला काही माहीत नाही. मी इथं पाठवत राहतो आंबेडकरांचा पुतळा तोडला, अमुक मंदिरला झालं, मस्जिदला असं झालं आणि काही संबंध नसतो, तिथं वेगळं कारण असतं. हा द्वेष पसरायचं मेन कारण व्हॉट्सअप आहे. तर आपण एवढ्याने जरी ठरवलं का आपण व्हॉट्सअप चेक केल्याशिवाय त्याची प्रतनी केल्याशिवाय कुठं पाठवायचं नाही. दुसरं असं जर धर्मगुरू म्हणतात का आपण मस्जिदमध्ये बोलू किंवा बुद्ध मंदिरामध्ये बोलू, मंदिरांमध्ये बोलू, पण मी असंही म्हणू शकतो छोटं छोटं प्रोग्राम आमच्या घरी काही वाढदिवस आहे का मी दुसऱ्या समाजाचा मुलगा बोलू, 5 लोक का बोलू नये. आपली संस्कृती त्यांना कळेल, त्यांची संस्कृती आपल्याला कळेल, मग काय मांडीला मांडी लागेल आणि आपण एकत्र होऊ. जोपर्यंत आपल्याला ही संस्कृती कळत नाही आपल्याला देश का अरे हे असेच बरं का ते आज सांगितलं कोण सांगतात. हा व्हॉट्सअप ग्रुप नेते कोणीतरी सांगितलं असेल म्हणून आपल्या डोक्यात आहे. ह्या 2 जरी गोष्टी आजपासून जरी सुरुवात केली तर मला वाटतं आजच्या मीटिंगचं पूर्ण श्रेय योग्य होईल. धन्यवाद. सर्वांना जय भारत जय संविधान. माझं कार्यक्रमाबद्दल थोडंसं सजेशन आहे. जर आपण सर्व धर्मातील मानवी मूल्य आणि संविधान जसं लिहिलं अनेकता मी एकता, अनेकता समजा सगळे धर्म आहेत, एकता संविधान आहे. तर असा जरा छोटासा प्रोग्राम जरा विद्यार्थ्यांसाठी जर आपण आयोजित केला जर त्यामध्ये सगळे प्रत्येक धर्मातील विद्यार्थी तर आपण असं करू शकतो. धर्मगुरू प्रत्येक धर्मातील मानवी मूल्य सांगू शकतील असा छोटासा प्रोग्राम होऊ शकतो. सॉरी मी एका महत्त्वाच्या व्यक्तीचा परिचय करून द्यायचं राहूनच गेलं. महाराजांना इथे घेऊन येण्याची जबाबदारी सुरगाण्यावरून शेवटच्या फेरीत त्यांना सांगितलं आणि लगेच तयार झाले. ती काही सामान्य व्यक्ती नाही, ती सुरगाण्याचे नगरसेवक आहेत. नगरसेवकांचा आपल्याकडे थाट कसा असतो हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे एखाद्या मंत्र्याचा थाट नसतो एवढा नगरसेवक भाऊ होऊन जातो. परंतु आमचे भगवान दादा आहेत ती सुरगाण्याचे नगरसेवक आहेत कारण ते खरे कार्यकर्ते आहेत. आपल्या सुरगाणा भागातील आदिवासी भागातील कार्यकर्ते उपाशी राहतात आणि 40-40 हजाराचा जमाव घेऊन थेट मंत्रालयापर्यंत मोर्चा काढतात. पायात चप्पल नसते, खायला अन्न नसतं, कारण त्यांच्या मातीमध्ये रक्तामध्ये कार्यकर्ता भरलेला असतो. लगेच तयार झाले आणि महाराजांना ते नीती घेऊन आले आहे. मी भगवान दादा आहे नगरसेवक सुरगाणा यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावेत. फ्रान्सिस सर, एकच नगरसेवक नाही 3 नगरसेवक आहेत. हे बघा हे समोर आहे सुरेश गोळी, तिघांना पण बोलायची सवय. हे विजय पवार, हे सुरेश गोळी. महाराज एक मिनिट, मी 35 वर्षापासून राजकारण करतो पण मला उभं राहून बोलता येत नाही, पण समाजसेवा खूप करतो. सगळ्या जाती धर्माचे लोक मला मदत करतात, निवडून येतात, निवडून आणतात. यंदा पहिल्यांदा मी पडलो ते पण मला कोणी पाडलं असेल तर भगवाननी पाडलं असेल. भगवान म्हणजे माझ्या शेजारी बसलेला भगवान. आजच्या कार्यक्रमाला मला फार बरं वाटलंय. असे कार्यक्रम आम्ही आमच्या भागात पण येऊ. महाराजच्या सूचनेनुसार आम्ही गोशाळा चालू केलेली, तिथं पण असा प्रोग्राम घेतला पाहिजे असं आमच्या मनात येऊ राहिलंय. सगळं काही लिहून घेतलंय. ज्यांनी ज्यांनी काही काही बोललं खूप चांगले संपूर्ण लोक आहे, खूप मस्त बोलले, बरं वाटलंय. याचं आम्ही नंतर अभ्यास करू. याच्यावर अजून महाराजांना कसं बोलायचं आमचे विचार त्यांच्याकडे मांडू आणि त्यांना बोलायला सांगू.
धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आखिर में एक छोटा सी सत्कार करना चाहते हैं, इस्तकबाल करना चाहते हैं। हमारे दरमियान में हमारे इनाम मस्जिद के ट्रस्ट जावेद सैयद साहब हैं और हाजी शाहनवाज साहब हैं, जफर भाई हैं, हमारे शादाब सर हैं, एडवोकेट आयकाज साहब हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके जरिए से हमारे आए मेहमान का सत्कार हो जाए। एडवोकेट आयकाज के जरिए से हमारे जगविंदर सिंह का इस्तकबाल। चलो जावेद सर, सैयद जावेद सर फूल आलिमा जी का इस्तकबाल करेंगे। ऐसे आरीना जी के बनते आरीना जी। शादाब सर ये हमारे डिफेंस के अंदर है। शादाब सर हमारे महाराज जी का इस्तकबाल करेंगे फूल के जरिए से। हाजी शाहनवाज साहब फूल के जरिए से हमारे किरण मोदी सर का इस्तकबाल करेंगे। लीजिए आरिफ सर आप आइए। यहाँ पर 3 मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत बैठी हुई, इनका 3 लेकर आ जाइए, 3 लेकर आ जाइए। हमारे हकीकुल्लाह भाई साहब हैं, इनके जरिए से हमारे विजय फायदा साहब का इस्तकबाल करेंगे। और रियाज भाई वगैरह आप भी आ जाइए। हमारे सरफराज भाई हमारे सुरगाना से जो आए हुए मेहमान कारपोरेटर साहब, उनका इस्तकबाल करेंगे फूल के जरिए से। अरे पगारी सर, क्या नाम आपका? संदेश पगारी सर। रियाज हमारे पगारी साहब के इनको विजय फादर साहब और एक पगारी साहब को भी दीजिए। हमें इस बात का बहुत एहसास है कि जिस तरह आपका इस्तकबाल करना चाहिए हमारे मेहमानों का, हम नहीं कर पाए। जो हमसे कमी होता है हम दरखास्त करते हैं कि आप माफी का मामला कीजिए। ठीक है जी जी कई बात जी। हमारा शरद जी से आपको 1 2 जी दिए, 1 दीजिए। कृष्णा सर को दीजिए, वो बाजू में 1 जी। एक मोहब्बत की चीज है ये दे दीजिए। कृष्ण 1 दीजिए, हमको भी दे दो 1। ये गुजारिश है कि इस तरह की कमेटी बनाना है, सद्भावना मंच कमेटी। इसके जितने भी आए हुए हैं मेहमान इस बात के ऊपर राजी है कि बनाई जाए कमेटी, सब मेंबर हो गए और एक ग्रुप बनाया जाए। ठीक है जगविंदर जी, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। खाने के लिए नीचे